ओके, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वेक्टर्स के अंदर। हम लोग शुरू से वेक्टर्स की डेफिनेशन वगैरह कर चुके हैं। उसके अलावा कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने रिजॉल्व करना सीखा था वेक्टर्स को कार्टेशियन कंपोनेंट्स में, आई कैप जे कैप में। उसके पहले नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन किया था, वहां पे बार्स वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेक्टर्स। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, देयर समथिंग कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे है, तो देख लो, समझ लो। अगर मान लो ये मेरा कोई वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं और मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, ए डॉट बी सिंपली ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। समझ गए, ये ऑपरेटर है बस। कई बार बच्चे पूछते हैं इसका प्रूफ क्या है कि ए बी कॉस थीटा कैसे आया, कोई प्रूफ नहीं है, ये डेफिनेशन है। समझ गए, इस तरह की बात है। जैसे प्लस सिंबल है, तो प्लस सिंबल में मतलब 3 + 5 8, इसका प्रूफ क्या है, प्लस सिंबल की डेफिनेशन ही यही है। नर्सरी क्लास में या जब भी सीखा था तो क्या था, प्लस सिंबल के इधर जितना रखा है उतनी फिंगर्स उठानी है, उसके इधर जितने उतनी फिंगर्स उठाने, और सारी फिंगर्स को काउंट कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उसके लेफ्ट में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, राइट में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, एंगल लेना है, उसका कॉस लेना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। देयर इज नो प्रूफ टू इट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डिफाइन क्यों करते हैं, हाँ फिजिक्स में फायदा होता है इसलिए डिफाइन करते हैं। हम देखेंगे कि इससे क्या क्या फायदा होता है। वर्क की डेफिनेशन आएगी बाद में, तो वर्क डन से फिर वर्क थ्योरम, कई कई जगह पे डॉट प्रोडक्ट से हमारा काम आसान हो जाता है। जो भी चीजें हम डिफाइन करते हैं वो एक मैथमेटिकल टूल है, जिससे हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आसान होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसलिए डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या है, थीटा जब भी लेना है डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना हमेशा नॉन रिफ्लेक्स एंगल लेना, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं, नॉन रिफ्लेक्स एंगल लेना, और जब वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़े हो, ये डेफिनेशन थीटा है, राइट। और क्या लिखा, डॉट डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। वो ऑब्वियसली दिख रहा है ना, क्योंकि तीन तीन टर्म का प्रोडक्ट ही, तो किसी भी ऑर्डर में क्या फर्क पड़ता है, तो कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, मतलब ए डॉट बी प्लस डी करना है तो ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट डी हम इसको कर सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर जो है ये भी फिजिक्स में कई जगह पे काम आता है, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तुम लोग गॉस लॉ प्रूव करोगे, तो गॉस लॉ प्रूव करते हो तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, और भी कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर फॉलो कर, ठीक है। और स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ए टाइम्स ए डॉट बी कर रहे हो, तो इस ए को कहीं पे भी टहला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी कर दो, या ए टाइम्स बी वेक्टर कर दो, समझ गए। इस स्केलर को कहीं पे भी बीच में आगे पीछे ले जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ गया, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर मेरे पास क्या कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर डिफाइंड है, आई कैप जे कैप के कैप में अगर डिफाइंड है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझो, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो तीन टर्म्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और उधर भी तीन टर्म्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनको एक्सपैंड करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो 9 टर्म्स आएंगे। 9 टर्म्स में से मेजॉरिटी टर्म्स मेरे जीरो होने वाले, क्यों, क्योंकि देखो आई कैप वेक्टर और जे कैप वेक्टर में 90 डिग्री एंगल है, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही जे डॉट के क्या हो जाएगा, जीरो। के डॉट आई भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए, जहां पे भी आई डॉट के है, आई डॉट जे, सब जीरो होने वाला है। तो नॉन जीरो कहां पे आएगा, जहां पे आई डॉट आई आएगा वो नॉन जीरो होगा, जे डॉट जे नॉन जीरो होगा, और के डॉट के नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, 9 में से खाली 3 टर्म हमारे काम के हैं, 6 टर्म यूजलेस है, ठीक है। तो वही करके दिखाया हुआ है। तो जैसे ए डॉट बी किया तो ये पूरा एक्सपैंड कर दिया, तो देखो 9 टर्म्स पूरे के पूरे एक्सपैंड किए हैं, ठीक है। बट समझ में आ रहा है ना, ये टर्म हमारे काम का है, ये टर्म हमारे काम का है, ये टर्म हमारे काम का है, बाकी सब आई डॉट के, जे डॉट आई डॉट जे, ये सारे, ये बाकी के 6 टर्म सब जीरो हो जाएंगे, समझ में आया? ठीक है। तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, खाली ए एच बी एक्स, आई डॉट आई तो क्या होगा, कॉस जीरो। आई आई कैप और आई कैप में तो 0 डिग्री एंगल होगा, तो कॉस जीरो का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो बस तो ए एच बी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई बचेगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉस जीरो, राइट। जे क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। तो ये ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, तो क्या बचा खाली हमारे पास, क्या आ गया फाइनली, ए एच बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी वाई। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट आ गया। आया समझ में सभी को, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो मेरे को अच्छा डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया, तो मैंने बोला था कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इसका, तभी डिफाइन किया है। तो एक फायदा इमीडिएटली देख लो डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस में दो वेक्टर्स का एंगल हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, हमें पता है ए डॉट बी मेरा ए बी कॉस थीटा है। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी खाली ए लिखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या है, ये खाली मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, ए कैप डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और बी वेक्टर डिवाइड बाय बी क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर लॉन्ग बी। तो ए कैप डॉट बी कैप जो होता है, दो वेक्टर्स के बीच का सीधे सीधे एंगल आ जाएगा। अब आई जे के में अगर एक्सप्रेस है वेक्टर्स, तो हम निकाल ही सकते हैं, ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं,
और मैग्नीट्यूड्स भी निकालना आता है हमें, क्या ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। इसका मतलब क्या है, कोई भी आर्बिट्री वेक्टर्स i j k में दे रखे हैं तो उनका एंगल हम निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड क्विकली फॉर फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन एनी टू वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन कार्टेशियन फॉर्म। उसके अलावा अगर हमें चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो कभी भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उनका बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा और cos 90 कितना होता है, 0। तो एक और तरीका पता चल गया हमको जिससे हम एक और यूज पता चल गया जिससे हम परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हैं दो वेक्टर्स की, है ना। इसी के बेसिस पे पहले सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं, मैकेनिकली जल्दी से दो वेक्टर्स में एंगल निकालना है। क्या दिया है, पहला वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप और दूसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप। तो इसका एंगल जल्दी से खुद से निकालो। सिंपल ही है, बस डॉट प्रोडक्ट लेना है इनका और उसके बाद फिर डिवाइड करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हो गया 5 है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया √5 और डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 3 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 और प्लस 4, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया 10 और डिवाइड करना √5, तो 10/5 √5 है गया, ठीक है, विच इज नथिंग बट 2 √5। ये cos थीटा आ गया, तो थीटा क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ 2/√5 आ गया, ठीक है नहीं। हाँ, डिग्रीज में चाहिए क्या, तो 2/√5 का cos इनवर्स निकाल देता हूँ अगर डिग्री में चाहिए। वैसे अकॉम्प्लिश तो कुछ नहीं होने वाला है तो, लेकिन निकाल देता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो 2/√5। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये अभी रेडियंस में आ रहा है, नहीं डिग्रीज में ही आ रहा है, 26.5 डिग्री आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 26.5 डिग्री, ठीक है। ओके, समझ में आया ना ये सभी को। तो चलो अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस कई जगह तुमको क्यूब की ज्योमेट्री में एंगल्स हो सकता है निकालने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे अभी क्या है, ये क्यूब दे रखा है मेरे को, यूनिट क्यूब मतलब समझ गए, साइड इसकी 1 यूनिट है हर तरफ, और मुझे क्या करना है, अब मेरे को इसका एंगल चाहिए किसके बीच में, एफ डी वेक्टर में, यानी ये जो फेस डायगोनल है एफ डी और एफ बी, ये दो फेस डायगोनल्स के बीच में मुझे ये वाला एंगल चाहिए, समझ गए। हाँ एक मिनट, तो क्या करोगे, एफ डी वेक्टर निकालोगे, एफ बी वेक्टर निकालोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, एफ डी और एफ बी तो आई जे के में निकाल पाओगे कि नहीं खुद से, तो इसको इसको करो, इसको निकालो, एफ डी और एफ बी में निकालना है, उसके बाद एफ ए और एफ सी में, एफ ए क्या है, एफ ए ये है और एफ सी क्या है, एफ सी है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, एज और बॉडी डायगोनल के बीच में और दो फेस डायगोनल के बीच में एंगल निकालना, जल्दी से करो इसको। सिंपल ही है, तो देखो इसमें सबसे पहले मुझे एफ डी वेक्टर चाहिए। एफ डी वेक्टर के लिए क्या करोगे, डी यहाँ पे, तो एफ से डी तक पहुंचना है, ठीक है, और यूनिट क्यूब है, तो पहले एफ से डी तक जाने के लिए ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट चले, तो ये हो गया 1 आई कैप, और फिर वाई एक्सिस के अगेंस्ट चले 1 यूनिट, तो क्या हो गया -1 जे कैप, तो 1 आई कैप -1 जे कैप, ये तो मेरा हो गया एफ डी वेक्टर, समझ में आया। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए था, एफ बी वेक्टर, तो एफ से बी तक जाना है, तो एफ से सी जाओगे तो ये क्या हो गया 1 आई कैप, और सी से बी जाओगे तो एफ सी प्लस सी भी मेरा एफ बी वेक्टर होगा, राइट। तो ये क्या हो गया 1 आई कैप एंड माइनस के कैप, तो ये आई कैप माइनस के कैप, ये आई कैप माइनस जे कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में सिली मिस्टेक हो जाती है, स्पेशली अगर कोई टर्म मिसिंग है, तो ध्यान से समझो यहाँ पे चाहो तो इसको लो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप लिख लो, नहीं तो कई बार क्या है जे कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, ठीक है। और इसको लिखो आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, उसके बाद डॉट लो ताकि सिली मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट तो सिंपली क्या आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इसमें जे मिसिंग है उसमें के मिसिंग है, तो बस 1 ही हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड √2 और इसका भी मैग्नीट्यूड √2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा cos थीटा 1/√2 into √2 आ गया, इज इट। तो वो क्या आ गया 1/2, यानी थीटा क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्या है, वेक्टर से हमारा 60 डिग्री आ गया। अब मैं दिखा सकता हूँ कि ज्योमेट्रिकली भी 60 डिग्री दिख रहा है, कैसे, एफ डी तुम्हारा क्या है, ये वाला फेस का डायगोनल है जो कि √2 टाइम्स होगा, √2 यूनिट्स का होगा, ये भी फेस डायगोनल है, ये भी √2 यूनिट्स का होगा। अब मैं चाहूँ तो बी और डी को कनेक्ट कर दूं तो ये भी √2 यूनिट्स का होगा, तो दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री आना ही था, तो वेक्टर्स का यूज करके भी 60 डिग्री आया, ठीक है। तो यानी सही है, यानी समझ गए, फेथ रख सकते हैं वेक्टर्स पे, डॉट प्रोडक्ट से सही रिजल्ट आता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह से अगला वाला पार्ट क्या है, मेरे को एफ ए क्या है मेरा, एफ ए ये वाला डायगोनल है मेरा, ठीक है, एफ ए इज दिस डायगोनल, और एफ सी है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। बिफोर वी डू यूजिंग वेक्टर्स मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि जो बॉडी डायगोनल है वो तीनों एजेस से इक्वली इंक्लाइंड होगी। यहाँ पे देखो इधर से 3 एजेस, ये एज ये एज ये एज, सिमेट्री से कह सकते हैं तीनों एजेस से इक्वली इंक्लाइंड होगी, ठीक है। और हमें क्या पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, और अल्फा बीटा गामा के cos स्क्वायर बराबर ही होंगे इस केस में बाई सिमेट्री। तो मुझे क्या दिख रहा है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों का मैग्नीट्यूड 1/√3 आने वाला है,
1/√3 तो आने वाला है, और उसके बाद ये दिख रहा है कि एफ ए और एफ सी में ये एक्यूट एंगल ही दिख रहा है, ठीक है। मन की आंखों से देखो विजुलाइज होगा एक्यूट एंगल, ऑब्वियस तो नहीं ऑब्वियसली, ठीक है ना। ये एंगल इन दोनों के बीच में ये एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब क्या है 1/√3 आएगा, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर से भी कर लेते हैं। तो वेक्टर से अगर करना है तो पहले एफ ए वेक्टर लिखते हैं। तो एफ ए वेक्टर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यूनिट चले, फिर वाई एक्सिस के अगेंस्ट एक यूनिट चले, फिर जेड एक्सिस के अगेंस्ट एक यूनिट चले, तो क्या हो गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और ये हो गया मेरा एफ ए वेक्टर। फिर एफ सी वेक्टर, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट चले, बस दैट्स इट, तो क्या हो गया ये आई कैप हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का √3 और इसका 1। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई डॉट आई बस ये 1 होगा और नीचे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा नीचे, समझ में। कॉस इनवर्स क्या आ गया 1/√3। और वैसे भी डायरेक्शन को साइंस के सम से दिख रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एफ सी वेक्टर ऐसे है और ये है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाले 1/√3। समझ में आया कि नहीं सभी के। यहीं पे एफ सी की जगह सी एफ लिखा होता तो फिर उल्टा हो जाता, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता, समझ गए कि नहीं, सप्लीमेंट्री रादर, ठीक है। तो एफ सी इज नॉट सेम एज सी एफ, ध्यान रखना, ठीक है। तो 180 डिग्री अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो डॉट प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन क्या है, हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट यूज करके। कैसे, ये अभी ध्यान से देखो। मान लो ये मेरा कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा कोई वेक्टर बी है, और मुझे चाहिए ए वेक्टर का बी वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, तो ये कितना होगा, देखो ये ए cos थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा निकाल सकते तो ए cos थीटा मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन तो बी कैप हो जाएगी, इज इट नॉट। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अगर वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा ए cos थीटा बी कैप। अब cos थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट यूज करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने, सपोज वी विश टू रिजॉल्व अ वेक्टर ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, देन पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा a cos थीटा, एंड a cos थीटा इज नथिंग बट a डॉट b कैप। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि b कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो a इंटू 1 इंटू cos थीटा, तो a cos थीटा ही हो गया। तो ये मेरा स्केलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और वेक्टर कंपोनेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे a डॉट b कैप होल b कैप, क्योंकि डायरेक्शन में इसकी b कैप की आ गई, ठीक है नहीं। तो ये तो आ गया पैरेलल कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का सम जो है ये a वेक्टर है, तो अभी a वेक्टर में से इसका पैरेलल कंपोनेंट माइनस कर दोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा a पैरेलल प्लस a परपेंडिकुलर इज a वेक्टर, तो a परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a माइनस a पैरेलल, तो यह क्या हो जाएगा a वेक्टर माइनस, यहाँ पे गलती से डॉट लगा, यहाँ पे ये पूरा वेक्टर नीचे माइनस a डॉट b कैप होल b कैप, समझ में आया। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, यानी a वेक्टर में से पैरेलल कंपोनेंट माइनस कर दिया, परपेंडिकुलर बच गया। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है। a परपेंडिकुलर इज a वेक्टर माइनस a डॉट b कैप होल b कैप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आया कंपोनेंट कैसे निकाला। इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट को हम अगर देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ए बी cos थीटा जब लिखते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनफैक्ट इसको हम चाहें तो a cos थीटा टाइम्स b लिख सकते हैं, यानी समझ गए, यानी डॉट प्रोडक्ट को मैं चाहूं तो a पैरेलल टाइम्स b लिख सकता हूं। यहाँ पे a पैरेलल का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ a पैरेलल टू b टाइम्स b, या फिर ये आल्सो इक्वल टू हम लिख सकते हैं b पैरेलल टाइम्स a भी लिख सकते हैं। ये b का कंपोनेंट इधर लोगे तो वो b cos थीटा आ जाएगा, तो b cos थीटा टाइम्स a लिख रहे हो, यानी b पैरेलल टाइम्स a लिखो या फिर a पैरेलल टाइम्स b, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कहीं कहीं पे फायदा होता है इस तरह से देखने का, स्पेशली वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करना है तो ऐसे देखने में कई बार बहुत इजीली दिख जाता है हमको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन। मेरे पास क्या है, ये इस तरह से कोई समझो हमने जमीन में गाड़ रखे हैं कुछ रॉड्स वगैरह इस तरह से, कुछ भी पर्पज से उसके ऊपर कोई टेंट वेंट लगाना होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ रॉड्स गाड़े हुए हैं और समझो कि यहाँ पे कोई रस्सी वस्सी बांध के इससे 300 जे कैप मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, इस फोर्स के कंपोनेंट्स चाहते हैं, किस किस डायरेक्शन में। हमें ये जो रॉड ए बी है, इस रॉड ए बी के पैरेलल कंपोनेंट चाहिए और इस रॉड ए बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, यानी ऐसे और ऐसे दो कंपोनेंट चाहिए इसको, ठीक है। तो देखो इसको ट्राई करो खुद से, मतलब ट्राई क्या, यानी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मेक श्योर यू गेट द कॉन्सेप्ट राइट। थोड़ा सा माइंड में सोचो प्रैक्टिस करने के लिए, तो वंस द कैलकुलेशन पार्ट छोड़ सकते हो, बट माइंड में कॉन्सेप्ट देखो ठीक से बन रहा है कि नहीं, ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर सोचो। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट से हमने देखा था कि कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, तो अभी मेरे को एफ का कंपोनेंट चाहिए ए बी के पैरेलल और ए बी के परपेंडिकुलर, तो पैरेलल निकल गया तो परपेंडिकुलर तो बस माइनस करके निकल जाता है, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि ए बी के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या था, उसके लिए मेरे को ए बी का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, राइट। किसी भी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा, है ना।
तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले ए बी वेक्टर देख लेते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे होगा, तो देखो ओरिजिन से यानी ए पॉइंट से बी तक अगर पहुंचना है तो मुझे कितना कितना मूव करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो 6 मीटर चलना पड़ेगा, राइट। ये तो मेरा क्या हो गया, ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर कितना जाना पड़ेगा, ऊपर मेरे को 3 मीटर जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। वर्टिकली समझ गए, जब 6 मीटर गए तो इस लेवल पे हो, ऊपर कितना जाना है, 3 ऊपर जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 तो जे कैप में हो जाएगा और मेरा के कैप में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे पहुंचे नहीं, अभी 2 मीटर और इधर आना पड़ेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यानी 2 आई कैप और होगा, ठीक है। तो बस तो ए बी वेक्टर क्या आ गया मेरा, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। बस ए बी वेक्टर फिगर आउट कर लिया, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही करनी है। समझ में आया ए बी वेक्टर कैसे फिगर आउट किया। तो बस ए बी का मॉड निकाला तो ये 7 आ गया, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, अच्छा नंबर है, ठीक है। अब पैरेलल कंपोनेंट है तो बस एफ का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, किससे, एफ डॉट ए बी डिवाइड बाय ए बी। ये खाली ए बी लिखा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लिखा हो, ठीक है, होल टाइम्स ए बी कैप, तो ए बी के यूनिट वेक्टर से। तो बस अब ये वैल्यूज डाल दिए मैंने, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। एफ मेरा क्या है, 300 है, तो वो सब वैल्यूज डाल दी, तो कैलकुलेट करके फाइनली ये आंसर आ गया हम लोग का, कितना, ये भी है, जो भी है ये आ जाएगा तुमको, ठीक है। कैलकुलेट ही करना है, इसके बाद तो मेथड तो समझ में आ ही रहा है ना। अब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा पैरेलल कंपोनेंट आ गया। ध्यान रखना इसमें ए बी कैप लेना पड़ेगा क्योंकि वेक्टोरियली एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, उस कंपोनेंट की डायरेक्शन वही है जो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। तो इसलिए ए बी कैप मल्टीप्लाई करना मत भूलो, नहीं तो स्केलर कंपोनेंट आएगा, और स्केलर कंपोनेंट वेक्टर में से माइनस नहीं कर सकते, हमें डायरेक्शन साथ में लगा के माइनस करनी पड़ेगी। और परपेंडिकुलर तो क्या है, वो 300 जे कैप ये पूरा वेक्टर है, इसमें से एफ पैरेलल माइनस कर दिया तो सॉल्व करके ये आ गया। क्लियर है, सभी को आया समझ में कैसे किया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये कोई मेरे पास जैसे समझो रेंज टाइप का, जैसे समझो ऑटोमोबाइल्स खोलते तो पाना होता है ना, इस तरह से ऐसे खोलते हैं जो पाना लगाते हैं उसमें, ठीक है। स्पैनर को हिंदी में पाना कह देते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करके शायद वो पाना बन गया स्पैनर का ठीक है, इंग्लिश से डिस्टॉर्ट करके। तो ठीक है, ऐसे कोई स्पैनर है, इसको मैं पकड़ के ऐसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। और क्या पूछा है, ये 80 न्यूटन फोर्स जो लगा रहा हूँ, इसका क्या पूछा है, इस फोर्स के बीच में और मुझे हाँ टेल ऑफ द फोर्स और हैंडल जो ए बी, यानी इस फोर्स में और इस हैंडल के बीच में मेरे को एंगल निकालना, समझ गए। हैंडल ए बी यानी ये वाला एंगल मुझे कैलकुलेट करना। आई थिंक मैंने उल्टा एंगल कैलकुलेट कर दिया, बट ठीक है, समझ में आ रहा है फिगर कैसे है। यानी ये मेरा ऐसे करके ऐसे रेंच जा रहा है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मेरा स्पैनर है इस तरह से, ठीक है। और मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, ये फिगर ध्यान से देखना। ये जो है यहाँ से ये 45 डिग्री वाली जो प्लेन है, यानी समझ गए, ये 45 डिग्री लाइन की, इसकी वर्टिकल में 30 डिग्री है। समझ में आ रही है ज्योमेट्री, डायरेक्शन समझ में आ रही है किधर लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो 3D में ठीक से विजुलाइज करना है इसका। सबसे पहले तो फोर्स को आई कैप जे कैप के कैप में ठीक से लिखो, यानी ए बी तो सिंपल ही है, ए बी तो फटाफट लिख लोगे। बाकी ये फोर्स अगर ढंग से लिख दिया उसके बाद तो फिर काम आसान है। तो इस फोर्स को ढंग से लिख लो, उसके बाद फिर डिस्कस कर देते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से करना है इसको, फोर्स का रिजॉल्विंग। तो सबसे पहला काम तो है इसको 3D में ठीक से विजुलाइज करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इसका मतलब क्या है 3D में, ये जो 45 डिग्री दिख रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा और जूम इन करूं तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा है 45 डिग्री वाला ट्रायंगल, और ये 30 डिग्री वाला ट्रायंगल ये वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन से एजिमुथल एंगल 45 है और लैटिट्यूड 30 डिग्री है, समझ गए। यानी 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना, उसके वर्टिकल प्लेन में 30 डिग्री जाना, विजुलाइज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, अभी एफ का वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री, है ना। तो वर्टिकल यानी जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में तो हो जाएगा एफ 80/2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स और वाई डायरेक्शन निकालना है, उसके लिए पहले इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो जाएगा 80 cos 30। अब ये 80 cos 30 को फर्दर 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। 80 cos 30 cos 45 हो जाएगा तुम्हारा, ये वाई दे रखा है तो ये जे कैप में हो जाएगा। 80 cos 30 cos 45 ये वाई डायरेक्शन हुआ, और 80 cos 30 sin 45 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये माइनस आई कैप में हो जाएगा, पीछे की तरफ पड़ेगा ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, माइनस आई कैप। cos 45 sin 45 यहाँ पे तो एक ही बात है, बट मतलब समझ गए ना, 45 की कुछ और होता तो फिर फर्क पड़ता है उसका, ठीक है। तो पहले तो फोर्स को ही रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स को रिजॉल्व करके क्या लिखा, देखो समझ में आ रहा होगा अभी। तो आई कैप के लिए क्या लिखा, 80 cos 30 sin 45, समझ गए, हॉरिजॉन्टल का वो वाला कंपोनेंट, और माइनस आई कैप क्योंकि पीछे की तरफ पड़ रहा है। और इस डायरेक्शन क्या होगा 80 cos 30 cos 45, ठीक है। और वर्टिकल क्या लिखा 80 sin 30 के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये मेरा फोर्स वेक्टर आ गया, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो ये फोर्स वेक्टर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को
इसका एंगल निकालना है मुझे ए बी से, तो मैंने गलती से जे कैप ले लिया, ये माइनस जे कैप होगा, ए बी डायरेक्शन जो है दैट इज माइनस जे कैप एंड नॉट जे कैप, तो इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए की जगह मुझे ए बी चाहिए, है ना, तो जो उसमें दिखा रखा है थीटा जो चाहिए मुझे ए बी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा मेरा माइनस जे कैप। ठीक है, अब क्या करना है, एफ डॉट माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय एफ इंटू वन, ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो अभी क्या है, एफ डॉट माइनस जे कैप, तो यहाँ पे भी माइनस 20√6/80 आएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, और दिख भी रहा वो ऑप्टिकल एंगल लिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर्स के दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है जिसका आउटपुट स्केलर है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट बोला था, तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है एक स्केलर है, बस एक नंबर आ रहा है, कोई इसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो डिफाइन करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफाइन करते हैं, इसमें इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर आता है, दो वेक्टर्स का अगर कंसीडर करते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मान लो ये मेरा कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों में मान लो थीटा एंगल है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड होगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड समझ में आया, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और वैसे भी देखो पॉजिटिव इसलिए भी होगा क्योंकि साइन थीटा कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, अगर नॉन रिफ्लेक्स एंगल है तो थीटा चाहे क्यूब हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, साइन थीटा मेरा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया ए बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ये डायरेक्शन ही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें दो रूल्स हैं और बहुत ध्यान से करना, जो रूल आसान लगता है वही करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो मान लेते हैं जो ये ब्लैक पेन जो मेरा दिख रहा है, ये मेरा वेक्टर बी है, बी फॉर ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक पेन जो है मेरा, ये वेक्टर बी है, और जो व्हाइट दिख रहा है ये वेक्टर ए है। अब मुझे ए क्रॉस बी अगर निकालना है, तो सबसे पहले थंब रूल देखो, ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो ए बी का कुछ प्लेन डिफाइन होगा, ए और बी का कुछ तो प्लेन बनेगा ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। इस प्लेन में पहला वेक्टर ए क्रॉस बी में ए बोला हुआ है मैंने, ए के अलॉन्ग अपने हाथ की लिटिल फिंगर को अलाइन करना। ठीक है, जिस भी वेक्टर ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस है तो फिर बी पहले आ रहा है तो बी के अलॉन्ग अलाइन करनी, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए वेक्टर के अलॉन्ग अपने हाथ की लिटिल फिंगर को अलाइन करना है। ठीक है, जैसे दिख रहा है ना, ऐसे अलाइन कर दिया मैंने, लिटिल फिंगर को ऐसे भी अलाइन कर सकता हूं और ऐसे भी अलाइन कर सकता हूं। इन दोनों में से चूज कौन सा करना है वो भी ध्यान से सुनना। पहला स्टेप समझ में आया, मेरे को ए बी का जो भी प्लेन है, उस ए बी के प्लेन में ए और बी के टेल के ऊपर मेरे को अपनी पाम रखते हुए लिटिल फिंगर को मेरे को वेक्टर ए से अलाइन करना। और वेक्टर ए से अलाइन लिटिल फिंगर ऐसे भी हो सकती है, या फिर उल्टा हाथ रखूं तो ऐसे भी अलाइन हो सकती है, इनमें से कौन सा चूज करना है, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैंने ऐसे अलाइन किया है तो मेरा कर्ल ऑफ फिंगर से ए से बी जाते हुए ये एक्यूट एंगल पड़ रहा है, यानी नॉन रिफ्लेक्स एंगल पड़ रहा है। जबकि मैं अगर हाथ को ऐसे रखता और कर्ल ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन में रखूं तो ये रिफ्लेक्स एंगल पड़ रहा है। तो कैसे रखना है इन दोनों में से, ऐसे रखना है कि मेरा नॉन रिफ्लेक्स एंगल पड़े। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हुई, वेक्टर ए में ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ए और बी को पहले टेल टू टेल जोड़ लिया, इनसे एक प्लेन डिफाइन हो गया, इनका टेल जहां पे कॉमन टेल है वहां पे मेरे को क्या रखना है, ये पाम रखनी है वहां पे कॉमन टेल पे, और लिटिल फिंगर को पहले वेक्टर के अलोंग रखना है। और कैसे रखना है, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी ओवरऑल तो थंब मेरा परपेंडिकुलर होगा इनके प्लेन पे। ठीक है, ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा इनके प्लेन पे, तो थंब को मेरे को इसके परपेंडिकुलर रखना है, तो उसके लिए लिटिल फिंगर या तो ऐसे अलाइन हो सकती है, थंब ऐसे भी परपेंडिकुलर रख सकते हैं, तो ऐसे भी अलाइन हो सकती है। ठीक है, इनमें से कौन सा चूज करना, सच दैट कर्ल ऑफ फिंगर्स पॉइंट्स टू द अदर वेक्टर थ्रू द नॉन रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया ये तरीका, तो इसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, समझ में आया, तो अभी ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये ए ये बी है, तो ऐसे मैं रखूंगा और यहाँ देखो नॉन रिफ्लेक्स एंगल से मेरा बन गया ये। ठीक है, और अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरा सेकंड वेक्टर है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, थंब को मेरे को कॉमन टेल के परपेंडिकुलर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो ऐसे रख सकता हूँ थंब को, या फिर ऐसे रख सकता हूँ, आप लिटिल फिंगर को अलाइन करनी है पेन से। ठीक है, तो बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, यानी ब्लैक पेन के साथ लिटिल फिंगर अलाइन करनी है, तो कैसे अलाइन कर सकता हूँ, या तो ऐसे अलाइन कर सकता हूँ या ऐसे अलाइन कर सकता हूँ। ऐसे अलाइन करूंगा तो देखो व्हाइट पेन तक जाने में ये रिफ्लेक्स एंगल पड़ रहा है ना, बी से अगर बी क्रॉस से निकाल रहे हो तो बी से ए तक जाना है तुमको, बी के लॉन्ग अलाइन करके, तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल पड़ रहा है तो ये गलत है, इसका मतलब मुझे ऐसे हाथ रखना पड़ेगा, ऐसे हाथ रखूंगा तो अभी देखो नॉन रिफ्लेक्स एंगल पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए की ये डायरेक्शन आ जाएगी, ए क्रॉस बी, या फिर ए क्रॉस बी अगर आसान पड़ रहा है तो बी क्रॉस ए का उसका उल्टा होगा, ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन आ रही है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उसके ठीक उल्टी होगी। समझ में आई बात कि नहीं, तो कई बार क्या है, मतलब कई बार आर्बिट्री ओरिएंटेशन में करोगे फिर हाथ को ऐसे आड़ा टेढ़ा करोगे, हाथ में मोच आ सकती है। ठीक है, तो जहां पे इजी लगता है वैसे रख लो, और ऑब्वियसली उससे रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है तो इसका मतलब उसका उल्टा मारो, समझ गए, जहां पे इजी लग रहा है वैसे हाथ रख लो और उससे रिफ्लेक्स पड़ रहा है तो उसका उल्टा हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे बी क्रॉस में मान लो ऐसे रखा
तो ये तो दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्स ही पड़ रहा है, तो इसका मतलब उल्टा ही है, ठीक है। तो हाथ को जरूरी नहीं ऐसे करके ऐसे करोगे, ठीक है। इट्स मतलब इट्स वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी एक्चुअली टू कीप योर हैंड लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? समझ में आया? तो इसको अभी फॉर्मली मैं पढ़ देता हूँ क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। तो इसको फॉर्मली पढ़ देते हैं, क्या लिखा, let A and B be two vectors having angle theta between them, then we define the cross product C is equal to A cross B as a vector with magnitude given as AB sin theta. Okay? और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल क्या है, align the little finger of the right hand on right hand with vector A and thumb perpendicular to the plane containing A and B. तो A और B से जो प्लेन डिफाइन हो रहा है, थंब को इसके परपेंडिकुलर रखना है। दो तरह से परपेंडिकुलर रखा जा सकता है, तो अपवर्ड परपेंडिकुलर या डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, कौन सा चूज करना है, such that the curl of fingers points towards vector B through a non-reflex angle। अगर A क्रॉस B निकाल रहे हो, A से B की तरफ नॉन रिफ्लेक्स एंगल पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी जो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, अभी अभी मैंने दिखाया था। इनफैक्ट जस्ट नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होगी, ठीक है। ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, जैसे ये एडजेसेंट फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पे देखो ए से बी तक लेके जाओगे तो ऊपर की तरफ पड़ रहा है, और बी से ए की तरफ करोगे तो नीचे पड़ रहा है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। और क्या लिखा, see adjacent figure, recall that while doing the cross product, curl of fingers has to point from first vector to the second vector with the little finger aligned with the first vector, ठीक है। therefore when first vector and second vector are swapped, the thumb has to point in the opposite direction, exactly, ठीक है। अच्छा, if a cross product is multiplied by a scalar, it follows associative law। मतलब क्या कहने का है, यानी a टाइम्स a क्रॉस b करना है, तो आप इस a को कहीं पे भी टहला सकते हो बीच में। इसको क्या लिख सकते हो, a क्रॉस a टाइम्स b लिख सकते हो, या फिर a क्रॉस b होल a को बाद में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केलर को कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में इधर उधर ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस सेंस में ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी ले जा सकते। फिर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी a क्रॉस b प्लस d अगर कर रहे हो तो दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस d, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली फॉलो करना है, यानी ऐसा मत कर देना ए क्रॉस, इनफैक्ट ए क्रॉस लिखना चाहिए था, आई फॉरगॉट टू पुट अ क्रॉस। तो इसको ये नहीं कर सकते कि ए क्रॉस बी प्लस डी में ए क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस, उल्टा नहीं कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर फॉलो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है बट कम्यूट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर एंड हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, दिस पार्ट इज क्लियर, सभी को आया समझ में। इसके अलावा डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के एक रूल और है, और वो जनरली क्विकर होता है, उसमें हाथ में कोई मोच वोच भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, उसमें तुमको मालूम होना चाहिए कि नल किस तरफ खुलता है और किस तरफ बंद होता है, ठीक है। तुमको सेंस होना चाहिए कि पेज को घुमाते हैं तो वो किस तरफ खुलेगा किस तरफ बंद होगा। अगर वो नहीं है तो फिर राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना, ठीक है। अभी मैं राइट हैंड स्क्रू रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में मैंने लिखा नहीं है बट समझ लो, बता दे, बाद में तुम लोग चाहो तो नोट कर लेना। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, ध्यान से देखते जाओ। क्या करना है, वापस मान लो दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ब्लैक इज वेक्टर बी एंड व्हाइट इज वेक्टर ए, और मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता लगानी है, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों का जो कॉमन टेल है, पहली बात तो टेल टू टेल जोड़ दोगे तो कुछ प्लेन बनेगा। जो भी कॉमन टेल है इनकी, उस कॉमन टेल पे एक स्क्रू रख दो, ठीक है। स्क्रू कैसे रखो, स्क्रू जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू रखना है, ठीक है। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे स्क्रू रखना है, और उस स्क्रू को मुझे घुमाना है किधर से, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाना है थ्रू द नॉन रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो मुझे ए से बी की तरफ घुमाना है। तो सोचो यहाँ पे कॉमन टेल पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पेंच रख दिया, स्क्रू रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब इस स्क्रू को मैं घुमा रहा हूँ ए से बी की तरफ, तो ये स्क्रू को क्या होगा, देखो ए से बी की तरफ अगर मैं स्क्रू को घुमा रहा हूँ तो ये टाइट होकर तुम्हारी तरफ जा रहा होगा, इधर स्क्रू को अगर ए से बी की तरफ मैं घुमा रहा हूँ ऐसे करके, नॉन रिफ्लेक्स एंगल ऐसे पड़ रहा है ना, इस पेंच को ऐसे घुमाऊंगा तो ये निकल के तुम्हारी तरफ जा रहा होगा। समझ में आ रही बात के लिए? तो इसलिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तुम्हारी तरफ हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेंच को मेरी तरफ रखना है या तुम्हारी तरफ रखना है। पेंच को बस इंटरसेक्शन पे रखना है इनके, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखना है, दैट्स ऑल। पेंच को चाहे इस साइड रखो या इस साइड रखो, फर्क नहीं पड़ता। सोच के देखो, यहाँ पे अगर पेंच रखा है ए से बी की तरफ घुमा रहे हो तो ये टाइट होकर तुम्हारी तरफ जा रहा होगा, और इधर अगर रखोगे पेंच को और ए से बी की तरफ अगर तुम घुमा रहे हो तो ये लूज होकर तुम्हारी तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो क्रॉस प्रोडक्ट की वो क्या है, जिस डायरेक्शन में मेरा पेंच मूव कर रहा है वो मेरा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ में आई बात के लिए? पेंच को चाहे इस तरफ रखो या उस तरफ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ से देखोगे तो टाइट होकर उस तरफ मूव कर रहा होगा, एक तरफ से देखोगे तो लूज होकर उस तरफ मूव कर रहा होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है मेरे स्क्रू की, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा।
बस इसमें ये ध्यान रखना कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे घुमाऊंगा तो पेज किस तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये सेंस होना चाहिए। अगर ये सेंस नहीं है तो फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करो। समझ में आई बात करनी? आई होप द रूल इज क्लियर। ठीक है, समझ में आई बात करनी? ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ साथ देखते चलो। तो जैसे मान लो मेरे को आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे पेंच रख के आई से जे की तरफ घुमाओगे उस पेंच पे। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर ऐसे तुमने पेंच रख दिया, ऐसे करके ऐसे ये स्क्रू रख दिया और इसको ऐसे घुमाओगे आई से जे की तरफ, तो ये दिख रहा है ये के कैप में मूव कर रहा होगा, इज इट नॉट? या फिर ऐसे थंब से भी देख सकते हो, आई से जे की तरफ थंब को कर्ल करोगे, ठीक है, आई और जे के इंटरसेक्शन पे रखोगे, तो या तो प्लस के कैप में रख सकते हो थंब को, या माइनस के कैप में रख सकते हो। तो नॉन रिफ्लेक्स एंगल कब पड़ रहा है, जब तुम प्लस के कैप में थंब को रख रहे हो, आई से जे की तरफ फिंगर्स कर्ल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, आई क्रॉस जे क्या आ गया, मेरा के कैप आ गया, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप मेरा क्या आ गया, के कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस के कैप अगर निकालना है तो आई से के की तरफ अगर हाथ घुमाओगे, तो आई से के की तरफ हाथ घुमाओगे तो तुम्हारा माइनस जे में आएगा, इधर देखो नॉन रिफ्लेक्स एंगल कैसे पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे घुमाना है। या पेंच रख लो, तो पेंच को आई से के की तरफ घुमाना है, ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो ये माइनस जे कैप में मूव करेगा। समझ में आई बात की नहीं? आई से के की तरफ घुमाओगे तो माइनस जे कैप में जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, आई क्रॉस आई, अब आई क्रॉस आई में कोई थंब रूल की जरूरत ही नहीं है, क्यों, मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस आई, आई वेक्टर और आई वेक्टर में एंगल ही 0 डिग्री है, तो 1 into साइन 0 है, 0 ओनली, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से जे क्रॉस की अगर देखोगे तो वो आई कैप आ जाएगा, चाहो तो करके देख सकते हो। जे क्रॉस के आई आ जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के आ जाएगा, और जे क्रॉस जे 0। इसी तरह से के क्रॉस आई जे आ जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आ जाएगा, और के क्रॉस के मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को याद रख सको डायरेक्टली तो बहुत अच्छा है, अगर भूल जाओ तो यहाँ पे एक निमोनिक दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सर्कल बना सकते हो, आई जे के ये लिख लिया, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यानी आई क्रॉस जे के, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लिखना है, तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और आई क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई जे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो जे क्रॉस के, देखो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस साइन लिखा हो, तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, एक्सेट्रा, ठीक है। और सेम के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या होगा इसके अंदर, अगर मान लो मैं क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करता हूँ, ए को लिख लेता हूँ एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस ए जेड जे क्या, और ऐसे बी को लिख लेता हूँ बी एक्स आई क्या प्लस बी वाई जे क्या प्लस बी जेड जे क्या, और क्रॉस प्रोडक्ट को फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, वापस 9 टर्म्स आएंगे, 9 में से 3 टर्म्स 0 होंगे और 6 टर्म्स नॉन 0 होंगे, तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या लिखा। The table below lists the pairwise cross products of unit vectors x, y and z. These results can also be memorized. ये mnemonic मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब a क्रॉस b वेक्टर है तो इसको पूरे को मैंने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। एक्सपैंड कर दोगे तो उसके बाद क्या आएगा, तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना कि 6 टर्म्स नॉन 0 होंगे, आई क्रॉस आई वाला 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे वाला 0 हो जाएगा, के क्रॉस के वाला 0 हो जाएगा। उसके अलावा क्या है तुम्हारा, देखो आई कैप का क्वेश्चन कहां से आएगा, तो आई कैसे आएगा, जे क्रॉस के से आई आएगा, ठीक है, और के क्रॉस जे से माइनस आ जाएगा, राइट। तो ठीक है, तो जे क्रॉस की अगर देखो ये ए वाई है, और यहाँ पे ये क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ गया ये, हाँ, तो जे वाला ये टर्म है और के वाला ये टर्म है, तो ए वाई बी जेड से प्लस आई आएगा, और ऐसे ही ए जेड और बी वाई से तुम्हारा माइनस आ जाएगा, तो वही ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आ गया। समझ गए कि नहीं, आई कैप का क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। ऐसे जे कैप, तो प्लस जे कैप कहां से आएगा, तो तुम्हें पता है के क्रॉस आई मेरा जे होता है, तो के यानी ए जेड और यहाँ पे बी एक्स, तो ए जेड बी एक्स से मेरा क्या आएगा, ये मेरा जे कैप आएगा, राइट। ए जेड बी एक्स से जे कैप आएगा, और इसी तरह से ए एक्स बी जेड से देखोगे तो तुम्हारा माइनस जे कैप आ जाएगा, समझ गए, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे टर्म्स लिख लिए एक्सपैंड करके, समझ में आया कि नहीं। तो ये आई कैप जे कैप के कैप में मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम तो अगर मतलब ऐसे पूरा याद नहीं रखना है तो इसको हम एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो भी तरीका देख लो। तो क्या करना है, ए क्रॉस बी अगर मुझे मान लो लिखना है तो बोलते हैं हम क्या, ए क्रॉस बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। तो स्ट्रक्चर तो सिंपल ही, आई जे के लिख लिया, ए एक्स ए वाई ए जेड लिख लिया, बी एक्स बी वाई बी जेड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आई कैप का क्वेश्चन निकालना है, तो क्या करो, आई कैप के क्वेश्चन के लिए आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम छुपा दो। उसके बाद क्या है, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। समझ में आ रहा है क्या करना है मुझे, ठीक है। ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, इनका सब्ट्रैक्शन कर दो। आई कैप का क्वेश्चन क्या आ गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। समझ गए आई कैप का क्वेश्चन। अब जे कैप का क्वेश्चन निकालना है तो वापस
जे कैप की कॉलम और जे कैप का रो क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो छुपा लो, ठीक है। जे कैप के साथ ध्यान रखना बाहर एक माइनस साइन लगता है ऑल्टरनेटली, अगर बड़ी स्टेटमेंट होती है तो ऊपर में प्लस आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप। तो जे कैप में अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो, यहाँ पे बाहर में कोफिशिएंट में माइनस जे कैप लिखना है, बाकी तरीका वही रहेगा। यहाँ माइनस जे कैप लिख लिया, फिर इसको और इसको छुपा दिया, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। समझ में आया कि नहीं? तो ये जे कैप का क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से के कैप का क्वेश्चन निकालना है मुझे, तो क्या कर सकते हो, के कैप का कॉलम छुपा दिया और के कैप की रो छुपा दी, के कैप का कॉलम और के कैप की रो छुपा दी। अब क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। तो आई कैप और के कैप में कोई माइनस साइन नहीं लगता, जे कैप में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन देके फिर ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ये प्रोडक्ट माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हम लोग का ये हो गया मैट्रिक्स मेथड, या फिर हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी देखो एक एग्जांपल यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास, ये क्यूब है मेरे पास, और मेरे को क्या पूछा है, फॉर द शोन क्यूब इन द एडजेसेंट फिगर हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट एफ ए क्रॉस एफ डी निकालना। तो ये एफ ए वेक्टर है और ये एफ डी वेक्टर है। तो क्या करोगे, एफ ए वेक्टर को अलग से निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये यूनिट क्यूब है अगर तो मान लो, या एल लेंथ का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ डी हो जाएगा ना, सॉरी क्या एफ ए वेक्टर था, सॉरी, तो एफ से ए, तो एफ सी प्लस सी डी प्लस डी है, तो ये क्या आ जाएगा, एल टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस टी कैप, समझ में आया। और इसी तरह से एफ डी वेक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ये आई कैप और माइनस जे कैप होगा, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करोगे, वही मेथड, तो आई जे के लिख लिया, फिर एफ ए के कॉम्पोनेंट्स लिख लिए, क्या 1 -1 -1, ठीक है। फिर एफ डी के कॉम्पोनेंट लिख लिए 1 -1 0, और उसके बाद फिर क्या है, अब आई कैप का क्वेश्चन अलग से निकालना है, जे कैप का अलग से निकालना है, के कैप का अलग से निकालना है। समझ में आई बात की नहीं? तो समझ में आ रहा है, आई कैप का क्वेश्चन तो -1 इंटू 0 एंड फिर -1 इंटू -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा जो भी है, ये माइनस आई कैप आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से जे कैप का क्वेश्चन निकालना है, एल स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिया क्योंकि एल स्क्वायर तो सब जगह आना ही था, ठीक है, एल स्क्वायर कॉमन ही ले लिया, बाकी के कंपोनेंट्स अंदर लिखे हैं। ऐसे ही जे कैप के लिए क्या होगा, 1 इंटू 0 -1 इंटू -1 और एक और माइनस साइन, तो वो कैलकुलेट करके यही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे के कैप का क्वेश्चन क्या होगा, 1 इंटू -1 -1 इंटू -1, तो वो ये सॉल्व करके आ गया, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब क्या पूछा है इसमें, यूनिट वेक्टर अगर मान लो निकालना है, तो वेक्टर अगर आ गया तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट और एल स्क्वायर, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। बाय द वे यूनिट वेक्टर दो हो सकते हैं, मतलब समझ गए, यानी मान लो ये पूछा होता कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एफ ए एंड एफ डी, तो एफ ए और एफ डी के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा भी यूनिट वेक्टर हो सकता है और इसके अपोजिट भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, दोनों तरफ यूनिट वेक्टर हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन रहेगी, ठीक है। किसी भी प्लेन का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उस प्लेन में कोई से दो वेक्टर ले लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकाल दो, एक वो हो जाएगा और उसका एक नेगेटिव ले लो, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, हालांकि टॉर्क की जरूरत तुम लोगों को रोटेशनल मैकेनिक्स में पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों का जो टेस्ट है उसके अंदर टॉर्क आता है, टॉर्क भी पूछा जाएगा और वर्क भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क की डेफिनेशन समझ लो कैसे डिफाइंड है, तो यहाँ पे भी ध्यान देना। मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई पॉइंट है ए, तो पॉइंट ए पे मेरा फोर्स लग रहा है और टॉर्क चाहिए मुझे पॉइंट बी के अबाउट, तो कैसे डिफाइंड है हमारा टॉर्क, ए का कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा ना बी के रिलेटिव, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स के साथ, समझ गए, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट विद द फोर्स गिव्स द टॉर्क, समझ गए। तो क्या लिखा मैंने, let a force F act at a point A whose position vector with respect to point B is RAB, ठीक है, ये RAB मेरा पोजीशन वेक्टर है, we define the torque of force about point B as tau is equal to RAB cross F। समझ में आया, डेफिनेशन क्लियर हो गई टॉर्क की। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये फोर्स दिया इसका टॉर्क बताओ, हमेशा एक पॉइंट के अबाउट पूछा होगा, तो जिस भी पॉइंट के अबाउट पूछा है एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट टॉर्क निकालना, तो जिसके अबाउट टॉर्क निकालना उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का वेक्टर देखना है, उसके साथ फिर फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ऐसे हम लोगों का टॉर्क डिफाइंड है। समझ में आ गई डेफिनेशन टॉर्क की, ठीक है, ये टाउ वेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो समझ में आया ना। अब पोजीशन वेक्टर, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हमने देखा था कल क्या होता है, वो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी आर ए माइनस आर बी कर दोगे तो आर ए बी हो जाएगा, ये हम लोगों ने कल देखा था, राइट। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स ए वाई ए जेड ए लेटर से, और इसके हैं एच बी वाई बी जेड बी, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप, वाई ए माइनस वाई बी जे कैप और जेड ए माइनस जेड बी के कैप, ये हमने कल देखा था, ठीक है। तो बस एक ये वेक्टर आ जाएगा और एक फोर्स वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है? क्या है क्वेश्चन हम लोगों का,
ये क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट इज सपोर्टेड बाय ब्रैकेट्स एट ए एंड बी। तो यहाँ पे ऐसे हमने सपोर्ट किया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लेट को, समझो दीवार से जैसे निकला रहता है ना, शेल्फ जैसे निकाली हुई है दीवार से, ठीक है, 2 पॉइंट से ऐसे सपोर्ट किया है। और क्या लिखा है, एंड बाय वायर सी डी, और यहाँ पे एक धागा भी लगा रखा है हमने सी से डी तक, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए। और क्या बोला है, इफ द टेंशन इन द वायर इज 200 न्यूटन, यहाँ पे ये 200 न्यूटन से ये वायर खींच रही है, पॉइंट सी पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, डिटरमिन द मोमेंट अबाउट ए ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर ऑन पॉइंट सी। मुझे क्या करना है, पॉइंट ए के अबाउट इसका, बाय द वे मोमेंट और, ठीक है, मोमेंट निकालना है या टॉर्क निकालना है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो क्या करना है, पॉइंट ए के अबाउट मेरे को इसका, इस फोर्स का टॉर्क निकालना। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो फोर्स लग रहा है पॉइंट सी पे, तो क्या करोगे, सी का ए के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर निकालोगे और फिर उसका इस फोर्स वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन से तो चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर सी ए, ये मेरा आर ऑफ सी रिलेटेड टू ए होगा, क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस फोर्स एफ, राइट। अच्छा, फोर्स वेक्टर को क्या करेंगे, तो फोर्स वेक्टर मेरा है तो 200 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही है जो सी डी की डायरेक्शन है, राइट। तो सी डी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, अब सी से डी तक जाना है, ध्यान से देखना, सी से डी तक जाना है, तो इधर कितना चलना पड़ेगा, ये 0.3 मीटर चलना पड़ेगा अगेंस्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितना हो गया मेरा, ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 0.8 प्लस 0.24, राइट, जो भी है 0.32 आ जाएगा शायद, 0.08 प्लस 0.24, 0.32 मेरा क्या हो गया, ये हो गया माइनस के कैप, ठीक है। और फिर ऊपर कितना जाना पड़ेगा, ऊपर ये है 0.24, तो 0.24 ठीक है। तो ये तो मेरा सी डी वेक्टर हुआ, ठीक है, सी डी वेक्टर ये आ गया। अब सी डी का यूनिट, सी डी का मैग्नीट्यूड क्या, फिर स्क्वायर करके अंडर रूट लोगे, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लोगे, तो सी डी का ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो अभी फोर्स वेक्टर क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन है और डायरेक्शन क्या है, सी डी कैप, ठीक है, सी डी कैप, सी डी का यूनिट वेक्टर, तो सी डी कैप के लिए सी डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। तो ये सॉल्व करके मेरा ये फोर्स वेक्टर आ गया, ठीक है। और ये क्या है मेरा, अगर एसी वेक्टर देखें तो एसी के लिए देखो, यहाँ पे 0.08 मीटर चलना है और यहाँ पे मुझे कितना चलना है, ये 0.3 चलना है, तो 0.08 के कैप में हुआ और ये क्या हुआ 0.3 आई कैप, ठीक है। तो बस डाल दिया, तो आर में 0.3 0.08 डाला, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एसी वेक्टर आ गया। और ये किसके क्वेश्चन लिखे हैं, ये फोर्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फोर्स जो भी आया था हम लोगों का, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये फोर्स वेक्टर आया था, राइट। तो आर क्रॉस एफ में ध्यान रखना, रोज में पहले आर की कोएफिशिएंट होंगे, अगली रो में मेरे एफ के कोएफिशिएंट होंगे। आर क्रॉस एफ में पहली रो आर और दूसरी रो एफ, ए क्रॉस बी में पहली रो ए, दूसरी रो बी। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा टॉर्क वेक्टर आ जाएगा। आया समझ में सभी को, क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वैसे तो छोटी क्लास में भी शायद पढ़ा होगा कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, बाकी हम लोग जनरली तो वैसे वेरिएबल फोर्सेस के वर्क डन की बात करेंगे, जैसे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जनरल हम डिफाइन करेंगे। अभी कांस्टेंट फोर्स का यहाँ पे जो पहला टेस्ट जैसे होगा तुम लोगों का वेक्टर्स का, उसमें कांस्टेंट फोर्स के साथ ही आएगा, उसमें इंटीग्रेशन साथ में मिक्स होकर नहीं आएगा। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे डिफाइंड है, अगर मान लो कोई फोर्स F लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर S हो रहा है, तो इसका वर्क डन हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए सीधे F डॉट S ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये भी हम लोग कल डिफाइन कर चुके हैं, राइट। क्या लिखा, पार्टिकल अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर व्हाइल बीइंग एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज सिंपली F डॉट S, यानी Fs cos थीटा, या फिर F टाइम्स S पैरेलल भी लिख सकते हैं, अभी देखा था ना डॉट प्रोडक्ट, F टाइम्स कंपोनेंट ऑफ S पैरेलल टू F, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं F पैरेलल टाइम्स S, यानी कंपोनेंट ऑफ पैरेलल टू S टाइम्स S, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और या फिर F डॉट डेल्टा R कर सकते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल इसी पे बेस्ड किया है हम लोगों का, देखो अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम RA इज इक्वल टू दिस टू RB इज इक्वल टू दिस बाय अ फोर्स दिस, तो फाइंड द वर्क डन। सिंपल ये, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो सबट्रैक्ट कर दिया और फिर उसके बाद इस फोर्स से डॉट प्रोडक्ट लेना, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट लिखा है RB माइनस RA डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स वेक्टर ये है, तो बस इसके बाद डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो क्या आ गया -24 न्यूटन मीटर, और इसकी यूनिट जूल भी होती है, न्यूटन मीटर लिखो या जूल लिखो एक ही बात है, ठीक है। बाय द वे टॉर्क की यूनिट और वर्क डन की यूनिट भी दोनों सेम ही है, अगर देखो तो टॉर्क भी मेरा बस ये है कि एक वेक्टर है एक स्केलर है, लेकिन यूनिट तो दोनों की न्यूटन मीटर ही है। तो टॉर्क को कहीं कहीं पे मैंने देखा जूल में लिखते हुए देखा है टॉर्क को, मतलब गलत नहीं है वो भी, ऑल्दो जनरली टॉर्क हम एनर्जी समझते हैं जूल लिखा है तो, बट टॉर्क को जूल में लिख सकते हैं हम चाहे तो, गलत नहीं है वो भी, कहीं कहीं पे मैंने देखा लिखा हुआ, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं है, उसका टेस्ट क्या है। तो देखो
अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो दूसरे वेक्टर को इसका वही सीधे स्केलर मल्टीपल लिख पाओगे। जैसे 5 न्यूटन नॉर्थ है और दूसरा मान लो 15 न्यूटन नॉर्थ है, तो ये इसका थर्ड मल्टीपल है, सिंपल मल्टीपल। और अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा, इज इट नॉट? तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर रहेगा। यानी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो bx अपॉन ax इक्वल टू by अपॉन ay इक्वल टू bz अपॉन az, दिस विल बी इक्वल टू सम स्केलर, ये किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। अगर रेशियोज बराबर है तो वेक्टर्स पैरेलल, ठीक है। फर्दर ये रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल भी एक तरह का पैरेलल है, लेकिन एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे। एंटी पैरेलल इज अ सबसेट ऑफ पैरेलल, यू कैन से, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं दो वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, वो भी ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करोगे तो क्या आएगा, ax by माइनस by ax इक्वल टू जीरो लिखोगे, राइट? उसका मतलब फिर यही हो जाएगा कि ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by। समझ में आई बात की नहीं? टर्म बाय टर्म अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो दैट अल्टीमेटली मींस दिस ओनली, राइट? बट दिस इज क्विकर। रेशियो जो है कोएफिशिएंट्स का सेम होना चाहिए तो वेक्टर तुम्हारे पैरेलल होंगे, और नेगेटिव हो रेशियो तो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन है कि एरिया अगर निकालना है पैरेललोग्राम का, तो देख सकते हो अगर कोई पैरेललोग्राम डिफाइन हो रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी से, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मुझे पता है इस पैरेललोग्राम का अल्टीट्यूड क्या है, बी साइन थीटा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए बी साइन थीटा, इज इट नॉट? और ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, मुझे पता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वो वैसे ही ए बी साइन थीटा आएगा। तो दो वेक्टर से अगर पैरेललोग्राम डिफाइंड है तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर ट्राइंगल का निकालना है तो मुझे पता है ये पैरेललोग्राम दो बराबर बराबर ट्राइंगल्स का बना हुआ है, इज इट नॉट? इसका मतलब क्या, ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी मॉड। क्लियर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद फिर एक और बात जो हमें समझनी है, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी भी कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी, स्पेशली मैग्नेटिक्स में एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो वहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देता क्या है, अगर मान लो मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। जैसे एक प्लेन में दो वेक्टर से पूरा पैरेललोग्राम डिफाइन हो जाता है, ऐसे ही स्पेस में तीन वेक्टर से पूरा पैरेललोग्राम डिफाइन हो जाता है। कैसे, तीन वेक्टर ऐसे 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 करके लगाए, फिर इसकी पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसकी पैरेलल ड्रॉ कर दी, ऐसे पैरेलल्स कंप्लीट करते जाओ बराबर बराबर के, तो ये पूरा पैरेललोपाइप बन जाएगा, ठीक है। पैरेललोपाइप मतलब समझो क्यूबॉइड को थोड़ा सा डिफॉर्म कर दो तो ऐसा पैरेललोपाइप जैसा बन जाएगा। इसमें एजेस पैरेलल तो है लेकिन एंगल्स 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब इस पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है a क्रॉस b डॉट c, ठीक है। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा a और b में कोई खास बात तो है नहीं, वाई नॉट b क्रॉस a डॉट c वो भी कर सकते हैं, या फिर a क्रॉस c डॉट b, कोई भी ऑर्डर डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड जो वॉल्यूम का यही आएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये वॉल्यूम क्यों आएगा, तो देखो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट होता है, यही होता है ना। तो बेस एरिया तो मुझे पता है a क्रॉस b से बेस एरिया तो आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब हाइट इसकी कितनी है, मान लो ये सी वेक्टर है, तो सी कॉस फाई मेरा इसका हाइट है, ठीक है। तो a क्रॉस b इंटू सी कॉस फाई करना, मुझे समझ में आई बात की नहीं? और a क्रॉस b का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे सी के साथ तो अपने आप a क्रॉस b टाइम्स कॉस फाई का फैक्टर अपने आप ही आ जाएगा, तो इसलिए मेरा वॉल्यूम जो a क्रॉस b डॉट सी से करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और कोई खास बात नहीं, यहाँ से भी देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या है, b क्रॉस c डॉट a भी यही आएगा, इज इट? सी क्रॉस b डॉट a, b क्रॉस, मतलब समझ गए, पूरे 6 परम्यूटेशन में कोई सा भी परम्यूटेशन लगा दो ये वही सेम रिजल्ट आएगा, समझ में आया? तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट रोटेशन मैकेनिक्स में सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ती है, जहां पे तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अक्सर आ जाएगा तुम लोगों का। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी जो है, ये क्या हो जाता है सिंप्लीफाई करके, b टाइम्स a डॉट सी माइनस c टाइम्स a डॉट b। वेरीफाई करना है तो IJK में लेके आराम से वेरीफाई कर सकते हो। बाकी वेक्टर्स एंड 3D का फुल फ्लेज चैप्टर रहेगा क्लास 12 में, तुम लोगों को सिद्धेश सर बहुत डिटेल में कराने वाले हैं, काफी लंबे टाइम तक चलेगा वेक्टर्स एंड 3D, तो उस सब में ये सब चीज देखोगे। यहाँ पे मैंने विदाउट प्रूफ स्टेट किया, प्रूफ करना है तो IJK में लेके तुम लोग देख सकते हो, एक तरीका वेरीफाई करना है उसको, ठीक है। तो क्या है हमारा a क्रॉस b क्रॉस c में b वेक्टर टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू माइनस c वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, समझ गए? ये b क्रॉस c आ रहा है तो पहला b बाहर लिख लिया, बाकी दोनों का डॉट आ गया, फिर माइनस c लिख लिया और फिर बाकी दोनों का डॉट आ गया। और इसको याद रखना है तो इसको बैक कैप फॉर्मूला कहते हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजन, ये बैक आ गया ये कैप आ गया, समझ लो, तो बैक कैप फॉर्मूला कहते हैं इसको याद करने के लिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ये भी काम आएगा तुम लोगों का, रोटेशन मैकेनिक्स से कई प्रूफ्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो याद रखना है इसको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ठीक है ना, ए डॉट भी स्केलर है, यहाँ पे डॉट गलती से लगा था कि बस सी टाइम्स ए डॉट भी और बी टाइम्स ए डॉट सी, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और है हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला, और इनफैक्ट सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे अभी के अभी तुम लोगों को फिजिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने वाला, ठीक है। तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं क्या। मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ये कोई पॉइंट बी है जो मेरे को क्या है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पोजीशन, ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। समझ गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मुझे दो पार्टिकल्स की लोकेशन पता है और मुझे एक तीसरे पार्टिकल की लोकेशन पता लगानी सच दैट एपी इज टू पीबी मेरा लैम्डा इज टू म्यू हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे डराइव कर सकते हैं, तो अभी ध्यान से देखते जाओ। तो देखो, अगर मैं एपी वेक्टर देखूं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से एपी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, तुम देख सकते हो कि आर ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज आर वेक्टर, राइट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर एंड माइनस आर ए वेक्टर। ऐसे भी देख सकते हो ट्राइंगल ऑफ एडिशन से, क्योंकि माइनस आर ए वेक्टर तो ये हो जाएगा और आर वेक्टर ये है, तो ये एपी वेक्टर। तो समझ में आ रहा है, एपी वेक्टर को आर वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर पीबी वेक्टर को मैं लिखना चाहूं तो पीबी वेक्टर क्या है मेरा, देखो तो ये आरबी वेक्टर है और ये माइनस आर वेक्टर। तो आरबी वेक्टर और माइनस आर वेक्टर का दिख रहा है ट्राइंगल लॉ से, ये पीबी वेक्टर के बराबर बन जा रहा है। तो एपी मेरा हो गया आर वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, और पीबी वेक्टर क्या हो गया आरबी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। अब मुझे पता है एपी और पीबी का रेशियो क्या है, लैम्डा इज टू म्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एपी, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है ना एपी और पीबी की, तो डायरेक्शन की चिंता करनी नहीं, तो सीधे मल्टीप्लीकेशन, जो डिस्टेंसेस का रेशियो वही हमारे वेक्टर्स का भी रेशियो होगा, राइट, मतलब वेक्टर की लेंथ का रेशियो बेसिकली। तो क्या लिख सकते हैं इसका मतलब म्यू टाइम्स एपी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पीबी। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं क्या करूं, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को इक्वेट कर दूं। तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर माइनस आर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आर बी माइनस आर वेक्टर। अब इसी को रीअरेंज कर लिया तो क्या आ गया, लैम्डा प्लस म्यू आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आर बी वेक्टर प्लस म्यू आर ए वेक्टर। फिर फर्दर रीअरेंज कर लिया तो क्या आ गया मेरे पास, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया, आर वेक्टर क्या आ गया लैम्डा टाइम्स आर बी प्लस म्यू टाइम्स आर ए डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू। ध्यान रखना यहाँ पे आर ए को इस वाले से म्यू से मल्टीप्लाई करना है, दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आर ए को का वेटेज म्यू है और आरबी का वेटेज लैम्डा, अपोजिट साइड वालों का वेटेज है, समझ गए। तो ये मेरे पास ये सेक्शन फॉर्मूला आ गया, उस पार्टिकल की पोजीशन आ गई, ठीक है। अब यहीं पे देखो, अगर मान लो ए बी कोई रिजिड बॉडी है, यानी कोई समझ लो ए बी कोई रॉड है, रॉड के पार्टिकल ए की वेलोसिटी मुझे पता है और पार्टिकल बी की वेलोसिटी पता है, और बीच में कोई पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं लेटर से, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, राइट। तो अब ये फॉर्मूला मेरे पास आया सेक्शन फॉर्मूला, क्या करो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब रिजिड बॉडी है अगर ए बी, समझो कोई रॉड स्टिक है, उसके ऊपर मैंने रेड कलर का मार्क लगा लिया नेल पॉलिश से, तो अब एपी इज टू पीबी रेशियो टाइम के साथ तो चेंज होने वाला नहीं है, एपी इज टू पीबी का रेशियो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यानी लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो फिक्स है मेरी, इज इट नॉट, लैम्डा एंड म्यू आर फिक्स्ड। अब लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा पॉइंट पी की वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में, डी आर बी बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, और डी आर ए बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अपने आप पता चल जाएगी। या फिर मान लो रॉड है, रॉड के एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी मुझे पता है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो 1:1 का रेशियो है ना, तो सीधे इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, इज इट नॉट। लेफ्ट हैंड का वेलोसिटी राइट हैंड का वेलोसिटी वेक्टर पता है, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स की जो एवरेज होगी वो हमारे मिड पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, ये रिजिड बॉडी के लिए ट्रू है, नॉन रिजिड के लिए तो ये ट्रू नहीं है। क्यों, नॉन रिजिड में तो एपी इज टू पीबी भी रेशियो चेंज हो जाएगा ना। मान लो रबर बैंड है, तो रबर बैंड को तो कैसे भी खींच सकते हो, इज इट नॉट। हाँ, लेकिन स्टिक है तो स्टिक में पार्टिकल्स के बीच का आपस का डिस्टेंस का रेशियो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला है ना। तो अगर कोई से दो पार्टिकल्स का मेरे को वेलोसिटी पता है और किसी तीसरे पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है रिजिड स्टिक के ऊपर, तो ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन के लिए भी काम कर सकता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, तो बस एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, लैम्डा और म्यू तो कांस्टेंट है, और dvb by dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b, और dva by dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a। तो बस क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी मैं सेक्शन फार्मूला से निकाल सकता हूं, समझ गए। तो ये इसका यूज करके रिजिड बॉडी में हम लोग कई काम बहुत जल्दी कर पाएंगे, जो अदरवाइज हो सकता है ज्यादा सोचना पड़े, सीधे सेक्शन फार्मूले से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आज के लिए एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद वील स्टॉप फॉर टुडे। क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरे पास एक रॉड है, समझो जैसे सीडी है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी किया था ना, एक सीडी थी फिसल रही थी, तो वहां पे क्या था, सीडी का लोअर एंड मान लो 20 स्पीड से मैं खींच रहा हूँ,
तो वहां पे हमने एंड ए की स्पीड निकाली थी, राइट। और मुझे क्या है, मान लो सीडी के मिड पॉइंट की स्पीड निकालनी है मुझे, या वेलोसिटी वेक्टर निकालना है सीडी के मिड पॉइंट का। तो क्या कर सकते हो, पॉइंट बी का वेलोसिटी वेक्टर पता है, पॉइंट ए का निकाल लोगे। और मुझे पता है अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो क्या होगा, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अपना सेक्शन फार्मूला से हमारे पास पॉइंट सी का भी वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म कर लो, फिर विल एंड द क्लास फॉर टुडे। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो, डू इट क्विकली। ओके, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, यही बनेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x एक्स डॉट प्लस 2y वाई डॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डॉट क्या आ जाएगा, वाई डॉट आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ, क्या आ जाएगा बोलो, माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई एक्स डॉट, यही आ जाएगा ना। और एक्स अपॉन वाई देखो तो ये क्या है मेरा टैन थीटा है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब माइनस बी टैन थीटा आ गया, राइट। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। एक्स अपॉन वाई टैन थीटा, राइट। तो मेरे को इस पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर पता चल गया। अब क्या है, अब सी क्योंकि मिड पॉइंट है ए और बी का, तो अभी सेक्शन फॉर्मूला से बस इस केस में 1:1 है तो एवरेज ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा मेरा, दैट विल बी इक्वल टू वी आई कैप, ये तो हो गया क्या, बी का वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, माइनस वी टैन थीटा जे कैप, ये किसका हो गया, ए का वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और इन दोनों का एवरेज। तो ये मेरा क्या आ गया, सी का वेलोसिटी वेक्टर आ गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप सीडी का मान लो मिड पॉइंट के लिए यहाँ कहीं पूछा होता है, ये 1/4 और 3/4, तो उस तरह से लगा देते हैं, 1:3 करके सेक्शन फॉर्मूला लगा, ठीक। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी डिफाइंड हो गई, समझ में आया कि नहीं, ठीक है।